दोस्तों राम राम। आज आ गए हैं हम खेतों की तरफ आ गए हैं टहलते टहलते। और बरसात काफ़ी हुई थी तो अभी जो है खेतों में पानी भरा हुआ है। और मैंने देखा है कि जो ये धान के खेत हैं इसमें जो है बहुत सारी घास निकली हुई है, तो उनकी निराई का काम चल रहा है। और एक समस्या और ये हो गई कि अब मैंने देखा किसी भी स्टोर पर खाद नहीं मिल रही है। सबसे समस्या खाद की। किसानों के लिए ये समझ लो कि स्टोर पर जाते हैं और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि अब खाद आएगी, अब खाद आएगी। बाद में स्टोर इंचार्ज बताता है कि खाद नहीं है, स्टॉक भरा हुआ है, लेकिन बोल देते हैं कि खाद नहीं है। वही जब सारे लोग चले जाते हैं तो रात में 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो खाद ब्लैक में बेची जाती है। बहुत समस्या है। मतलब किसानों के साथ भी छल। सरकार किसानों के लिए खाद भेजती है ना। अब इस समय समझ लो बरसात हुई है और इस समय खेतों में जो है खाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। और वही जा कर के आप ब्लैक में ख़रीदो, तो ब्लैक में ये समझ लो कि 80-80, 90-90 रुपये, 100-100 रुपये फालतू देना पड़ता है एक बोरी पर। पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है। तो किसानों के लिए तो कोई सुनकर राजी नहीं। किसानों की बात सरकार भी नहीं सुनती है। अभी छानबीन करे कि भाई इतना स्टॉक गया हुआ है। आजकल तो हर किसानों का आधार कार्ड लगता है। बिना आधार कार्ड के आप कैसे यूरिया खाद दे रहे हो? उसकी छानबीन करे, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब वो जो स्टोर वाले वो क्या कहते हैं कि अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे जाओ। अब किसानों से तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं, लेकिन स्टोर में खाद ही नहीं है। और जब ट्रक आता है, खाद उतरती है स्टोर में, तो वो खाद कहाँ जाती है भाई? दोपहर में ट्रक खाली होता है, कल बटेगा, कल बटेगा, कल फिर वहाँ लाइन लगती है। इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगती है। लोग भूखे प्यासे वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं कि अब खाद मिलेगी, अब खाद मिलेगी। लेकिन सुबह पता लगता है कि खाद ही ख़त्म हो गई। वो एक एक ट्रक खाद जो है रात में कहाँ चली जाती है, कोई अता पता नहीं है। तो भैया किसान मरेगा भाई। बिना खाद का कुछ होना नहीं। पानी तो चलो ऊपर से मिल गया, ऊपर वाले ने पानी दे दिया, लेकिन अब फसलों के लिए खाद तो चाहिए, लेकिन खाद है ही नहीं। तो किसान परेशानी रहेगा। मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि खेतों में जो है जगह जगह वो घास जो निकली हुई है उसकी निराई का ही काम चल रहा है। तो हम आपको पहले दिखाते हैं खेतों में घास। अब इन धानों के खेत में देखो, एक ये घास उगी हुई है, ये। अब इसमें देखो फल भी आ गए हैं, यही पक कर के खेतों में झड़ जाएंगे। तो ये जो है दोबारा ज़्यादा मात्रा में उगेंगे, तो यही जो पेड़ हटाए जा रहे हैं, ये घास निकल ही आती है। बरसात में तो तमाम चीज़ें बिना मतलब की भी पैदा हो जाती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है, खेतों में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और एक मैं दूसरा और दिखाता हूँ आपको, कितनी वैरायटी की घास है। ये देखो, ये घास। अब इसमें भी फल आ गए हैं, ये भी फल पक करके और खेतों में झड़ जाएंगे, जिसके कारण जो है ये। अब इसमें खाद पानी डालो तो ज़्यादातर यही सब खा लेते हैं।
तो ये घास हटाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर चारों तरफ आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। अभी इनमें जो है 2-3 साल, अभी 2 साल मान कर चलो, 2 साल अभी इसमें और खेती बाड़ी का काम होगा। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेड़ सारे तैयार हो चुके हैं आम के। ये जो सारा बीच में खाली जगह पड़ी है, ये कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ी गई थी, तो इसमें राउंड अप डाला गया है। घास तो खैर सूख गई है। और यहीं पर मैंने एक जामुन का पेड़ लगाया था, तो ये जामुन का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन जो है ये पेड़ हो गया है टेढ़ा, झुक गया है। अब इसको सीधा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है कुछ बांस गाड़ करके उसके साथ इसको बांधना पड़ेगा, तब जा करके खड़ा होगा, नहीं तो ये ऐसे ही टेढ़ा ही रह जाएगा। अभी आप देखें खेतों में पानी भरा हुआ है, तो पानी तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन खाद तो चाहिए चाहिए। अब ये जो खेत देख रहे हैं, ये मूली के खेत हैं, लेकिन बारिश की वजह से मूली जो है गल गई है। पेड़ ज़्यादातर मर गए हैं। जैसे कि आप देखें, ये जगह खाली है। और आपने जिमीकंद का नाम सुना होगा, जानते होंगे, लोग दीपावली पर ज़्यादातर खरीदते हैं। तो एक ये जिमीकंद का पेड़ बीच में निकला हुआ है। ये अरुई भी गल गई क्या बीच में? हैं? जो मैं भी खाद की बात कर रहा था, इस समय समझ लो कि जो आम की बाग है उसमें भी खाद लगाने की ज़रूरत है, और खाद नहीं मिल पा रही है। और अभी तो गांव में जो लेबर है वो भी खाली है, अभी तो लेबर की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर अभी खाद मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में क्या होगा, जब सारे खेत सूख जाएंगे, जब फिर खाद मिलेगी, उसके बाद में क्या, बाग की फिर दोबारा पानी भरो उसमें। तो आम के बागों का काम जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन अब खाद ना मिलने के कारण सारे किसान निराश हैं। अब किसी भी आप स्टोर पर जाओगे तो आपको लंबी लंबी चौड़ी कतार लगेगी। घर से वो रोटी ले करके आते हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वहीं खा लेंगे। सोचो, खाद की वो मारा मारी है, लेकिन वही है कि स्टोर पर खाद आती है और रातों रात कहाँ चली जाती है, कौन ख़रीद लेता है, किससे इनकी सेटिंग है, ये तो स्टोर वाले ही जाने। भाई ऐसा नहीं कि सरकार किसानों के लिए खाद नहीं भेजती है, खाद जो है भरपूर मात्रा में है, लेकिन एक से एक दिमाग वाले भी बैठे हैं ना वहाँ पर। आजकल चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको ऊपरी इनकम चाहिए। तनख्वाह से पेट नहीं भरता है। किसी भी महकमे में आप चले जाइए। अभी मैं बैंक में पैसा लेने के लिए गए थे, तो बोला कि अभी जो है
पैसा आया नहीं है। तो हमने कहा भैया ये कौन सा बैंक है जिसमें बैंक में ही पैसा नहीं है? तो घरों की तो बात छोड़ो, वो कह रहे भाई देखो बहस ना करो, जब पैसा आएगा तभी मिलेगा, हम अपनी जेब से थोड़ो देंगे। खड़े रहे, चले आए। मैं बाहर निकल करके, जैसे मैं बैंक से बाहर निकला तो हमने सोचा कि जा कर के वहाँ पूछ लेते हैं कि भाई जो है पैसा कब तक आएगा। मैं कब आऊँ, हमको एक दिन बता दो, मैं उसी दिन आऊँ। जब मैं वहाँ गया पैसा बट रहा है, लोग पैसे निकाल रहे हैं। मतलब जिसको 50-60 हज़ार रुपये चाहिए तो उसके लिए पैसा नहीं है। अब खेती किसानी का समय है, पैसे का काम है, तो बैंक में पैसा ही नहीं है और वहाँ पैसा बट रहा है। मैंने बोला भाई पैसा आ गया तुम्हारा? मतलब जैसे हम बैंक से बाहर गए और मेरे पीछे पैसा भी आ गया, दीवार तोड़कर पैसा आया है क्या? कह रहे ये छोटे रकम निकालने वाले हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 2,000 चाहिए, किसी को 3,000 चाहिए। तो हमने कहा 5 ही हज़ार निकाल देते हैं, हमें आज का तो काम चलता। कह रहे आप परसों आना। अब उनसे कौन बहस करे भाई? किसी सरकारी आदमी से बहस करोगे तो वो जो आरोप लगा देगा उसी को सरकार मानेगी, क्योंकि वो सरकारी आदमी है, पब्लिक का नहीं माना जाएगा। तुम कितना भी सही बोलो, तुम झूठे के झूठे ही रहोगे। जो सरकारी वहाँ पर काउंटर पर बैठा हुआ वो बोल देगा वही सही है। वो बोल देगा बदतमीजी से बात कर रहे थे, लो एक धारा और लग जाएगी बदतमीजी वाली। तो चले आए। हर जगह यही हाल है, सब जगह। मतलब हर जगह उनके दलाल सेट हैं। आप दलाल से बात करो, आपको कमीशन देना पड़ेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। तो जितने स्टोर है वहाँ पर 2-3 दलाल खड़े होते हैं, इनकी सेटिंग होती है। वही बोल देते हैं कि आपको इतने बजे मिल जाएगा खाद। ये है हर जगह सेटिंग, सबको चाहिए पैसा, सिर्फ ज़बान हिलाने का पैसा लेते हैं। तुम मेहनत करते रहो, मेहनत से कमाते रहो, मेहनत से कमाते रहोगे, भूखे मरते रहोगे, भूखे। मेहनत के साथ 420 करना भी सीखो। कोई भी सरकार कहती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो कोई हटा ही नहीं सकता। सरकार में जितने मंत्री संतरी विधायक सब सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चूँकि वो सरकार में बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अभी सत्ता बदल जाए, अभी देखो कौन कितना भ्रष्टाचार है, सबकी पोल पट्टी खुलेगी। सब नकाब पहने हुए हैं, नकाब के अंदर वही चेहरे हैं। रुपया किसको काटता है भाई? जो सैलरी मिल रही हो तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर से जितना ऐंठ लो वही बहुत। तो आजकल सब ऊपर से ऐंठने में बने हुए हैं। अभी मैं बाइक लेकर के जा रहा था तो हमारी गाड़ी जो है दिल्ली की है। पुलिस वाले ने रोका, रोको 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 रोको। मैं रुक गया। कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाया। लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया। तो बोले कि तुम्हारा तो ये आज पोल्यूशन ख़त्म हो रहा है। तो हमने कहा वही तो मैं करवाने जा रहा हूँ, आज ख़त्म हो रहा है ना, आज करवाने वही तो जा रहा हूँ। कह रहे आप दिल्ली की गाड़ी लेकर के आप यूपी में आए, किसके परमिशन से आए हो? तो भैया अपनी गाड़ी लेकर के कहीं जाओ उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा क्या? अपनी गाड़ी कहीं भी लेकर के जाओ उसके परमिशन दो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कमाल है। जब गाड़ी हमारे नाम है, मैं खुद चला रहा हूँ, सारे कागज़ हमारे ओके हैं, तो परमिशन का कागज़ कहाँ से लेकर के आऊँ? तो बोला परमिशन तो आपको लेना पड़ेगा, आप दिल्ली की गाड़ी यूपी में चला रहे हैं, ऐसे नहीं चला सकते हैं। मेरे ही सामने एक गाड़ी निकली, वो हरियाणा नंबर था। हमने कहा उसको क्यों नहीं रोका, उसको क्यों नहीं रोका? वो 4 पहिया गाड़ी थी ना, सोचा होगा बड़ा आदमी इसीलिए नहीं रोका ना।
उसको पूछते आप हरियाणा गाड़ी यूपी में कैसे चला रहे हैं? कह रहे बहस ज़्यादा मत करो, तुम्हारी गाड़ी हम सीज कर देंगे। लो, अब भैया वो खाकीधारी हैं, उनसे कौन बहस करे। मतलब उनको मिढ़ना अच्छी तरह आता है। पुलिस वाले आपको चाहेंगे तो मिढ़ देंगे, और ऐसा मिढ़ेंगे आप पूरी ज़िंदगी बचते ही रहोगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो परमिशन नहीं बनवाया है, हम तो अपने साथ इसी गाड़ी से आते, इसी गाड़ी दिल्ली चले जाते, हमें तो आज तक किसी ने रोका नहीं। अब कोरोना काल से मैं यहीं रह रहा हूँ, दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी भी नहीं जा रही, मेरी गाड़ी भी जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरी गाड़ी भी रहेगी। कहते आपको अथॉरिटी से परमिशन बनवा कर लाना पड़ेगा। तो मैंने वैसे पूछा कि कितना खर्चा लगेगा परमिशन बनवाने का, तो बोले 60 से 8 हज़ार रुपये लगेगा। बेफर्जी की बात, बिना मतलब की बहस। अंत में मुझे 200 रुपये देने ही पड़ गए। अब 200 रुपये उसकी जेब में चले गए तो सब परमिशन अपने आप ख़त्म। अब आप विदाउट परमिशन भी चल सकते हैं। तो ये है। लेकिन मैंने देखा जो साले इस तरह का पैसा कमाते हैं ना, मैं दिल्ली में जहाँ रहता था वहाँ पर एक पुलिस वाले हैं, तो उनके 2 बेटे थे और एक बिटिया थी। तो बिटिया तो ठीक ठाक थी, लेकिन दोनों लड़के वो पागल थे। मतलब एक होता मोटी बुद्धि, एक होता बहुत मोटी बुद्धि। उनको कह दोगे खाना खा रहे होंगे, बोलोगे भैया पानी भी पी लो, तब भैया पानी पीते नहीं, उनको याद ही नहीं रहता पानी पीना कि नहीं पीना है। तो ऐसे उनसे बातचीत होने लगी, कहने लगे यार मैं क्या बताऊं ठाकुर साहब, पैसा तो मैं बहुत कमाता हूं, लेकिन पता नहीं क्या पिछले जन्म का कर्म है क्या है कि हमारे 2 बेटे हैं और दोनों बेटों का दिमाग ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा उनका अच्छा उठना बैठना था। मैंने वैसे बोला भाई जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भाई आपकी कमाई जो है सही नहीं होगी। अगर आप सही नहीं कमा रहे हैं तो आपको ऐसी औलाद दे देगा, कर्जे के रूप में दे देगा, आप कर्जा ही पाटते रह जाएंगे। उधर कमाएंगे, इधर देते रह जाएंगे। फिर काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया बात तो आप सही कह रहे हैं कि देखो जब मैं सर्विस में लगा था तब हमारी तनख्वाह 360 रुपये थी। तो 360 में घर का खर्चा नहीं चलता था। तो मैंने लोगों को देखा, औरों को देखा कि वो पैसे कैसे कमाते हैं, और पैसे क्या लोग गलत तरीके से चलते भी तो हैं। किसी के पास कागज़ नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, कोई बिना हेलमेट का जा रहा है, कोई 3-3 सवारी बिठाकर जा रहा है। तो उन्हीं को रोक लेते थे, उन्हीं से कमाते थे। तो हमने कहा तुमने ये कभी सोचा कि जो 3 आदमी बैठ करके बाइक पर जा रहा है, कोई तो मजबूरी होगी। हो सकता है बीच वाले की तबीयत ख़राब हो, उसको पीछे वाला पकड़ कर बैठा हो। कभी तुमने देखा इस चीज़ को, चेक किया? हमने कहा जैसा कमाओगे वैसा ही तुम्हारा परिवार बनेगा। फिर उन्होंने बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई, मैं इस पर क्या बताऊं, लोग सुनेंगे तो पुलिस वालों को भी थू थू होगी, और किसी पुलिस वाले के पल्ले पड़ गया तो वो भी पूछने चला आएगा भाई ये क्या बोल रहे हो। तो ऐसे ही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं यही पास में बारिन बाग बिना मतलब की चेकिंग लगा रखा, ना किसी का मंत्री का आना, ना किसी विधायक का आना, ना किसी नेता का आना, चेकिंग लगा रखा है। रोको रोको रोको, गाड़ी सामने डंडा पटक देंगे, फटाक से तुरंत तुम्हारी बाइक की चाबी निकाल लेंगे। कागज़ दिखाओ, हेलमेट क्यों नहीं लाए? अरे जो आधा किलोमीटर दूर बाइक से बाज़ार में सब्ज़ी लेने गया है, पता लगा वो लुंगी में है, कच्छे में है, नेकर में है, वो सब्ज़ी लेने गया है, थैला भी टंगा हुआ है बाइक में।
दुनिया भर का छानबीन करके पता लगा वो 100-200 रुपये सब्जी के लिए लेकर गया है, 50 रुपये तुमने ऐंठ लिए। पैसे दे दो बस, का चाहे कागज़ हो चाहे कुछ ना हो। विदाउट कागज़ आप चल सकते हैं, बस जेब में 100 का नोट ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए। ये हालत है पुलिसों की। खैर कहाँ इन बातों में उलझ गए। हमारे सुधारने थोड़े सुधरने वाले हैं, इनको सरकार नहीं सुधार सकती है तो हमारी क्या औकात है। बस ये ऐसे लोगों से बच कर के रहो। और ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ पैसे के सगे हैं। चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, कोई भी हो। अब मैंने देखा है कि यह प्रधानी का चुनाव आने वाला है। प्रधानी का चुनाव आने वाला है। अब जो जो कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं तो अब उनका भी बोलने का रवैया बदल गया है। जो जिनके दरवाजे पर जाओ सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब वो बुला करके बैठते, भैया आओ, कहाँ रहे, मुलाकात ही नहीं होती है हमारी आपकी। तो बुला बुला करके पूछते हैं कि आओ भैया कुछ चाय पानी कर लो। अरे गरीब के दरवाजे पर भी आ जाया करो। अभी तक गरीब को पहचानते नहीं थे, अब कह रहे हैं गरीब भी हमारे दरवाजे पर आ जाया करो, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें लेटरिन मिल गई है तो दोबारा तुम्हारी लेटरिन बनवा देंगे, उसको तोड़वा करके अच्छी से बनवा देंगे, सब नए सिरे से। नालियां पक्की करा देंगे। मैं बताता हूँ कि हमारे गांव में पानी की टंकी बनी हुई है सरकारी, और उसको चालू हुए 2 साल हो गए। 2 साल से वो टंकी चालू है और मजाल साला किसी के दरवाजे पर एक बूंद पानी निकला हो। पानी नहीं आ रहा है। पाइप डाल करके पूरी गलियां खुदाई करके और सत्यानाश कर, गलियों का भी सत्यानाश कर गए, पानी नहीं आया। तो भैया जो सारा दिन वहाँ मोटर चलती है वो पानी जाता कहाँ है? चलती नहीं, सिर्फ कागज़ों पर पानी बह रहा है, कागज़ों पर। और जो उसके कर्मचारी हैं उनको जो पैसा मिलता है उसमें से वही अड़ोस पड़ोस का किसी को बोल दिया है कि भाई इसकी देख रेख करना, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, वही देख रेख करता है। और देख रेख कहाँ से करेगा? उसके पास अपने भी कारोबार, अपनी खेती बाड़ी करेगा, तुम्हारी टंकी की रखवाली करेगा वो। तो ये हिसाब किताब है, कहीं कुछ भी सही नहीं है। अगर आप स्वयं सक्षम हैं अपने हिसाब से कीजिए, इन लोगों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सगे नहीं, समझे? सब पैसे के सगे हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि भैया पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ। भाई दुनिया 2 नंबर का काम कर रही, तुम भी 2 नंबर का काम करो। जब वो मरेंगे तो तुम भी मर जाना। तो ये हिसाब किताब है। तो दोस्तों अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। और आज यहाँ आए जब मैंने देखा मेरा मन ख़राब हो गया। खाद की वजह से मन ख़राब हो गया कि बताओ खाद ही नहीं मिल पा रही है, किसान क्या करेगा। भगवान मालिक है। नमस्कार।